नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे भूमिगत जल के कार्य। भूमिगत जल 3 प्रकार से कार्य करता है: अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। भूमिगत जल का मुख्य कार्य है घोलीकरण या घुलन क्रिया। भूमिगत जल घोलीकरण की क्रिया से चट्टानों को घुलाकर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं विकास करता है। भूमिगत जल द्वारा मलबा का परिवहन भी किया जाता है और निक्षेपण कार्य भी किया जाता है, परंतु परिवहन कार्य बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि भूमिगत जल की प्रवाह गति बहुत मंद होती है। इसीलिए ऐसे जल में अधिकतर पदार्थों को घुला देने की शक्ति होती है। कार्बन युक्त वर्षा के जल में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी जैसी शैलों को घोलने की अद्भुत क्षमता होती है। जब कभी जल चूने की शैलों या खड़िया प्रदेशों से होकर बहता है तो उन शैल तत्वों को बड़ी मात्रा में घोलकर अपने अंदर मिला लेता है और इस क्रिया के फलस्वरूप चूने अथवा खड़िया प्रदेशों में जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें काष्ठ भूरचना कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि उन्हें काष्ठ भूरचना क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऐसी अनेक भू आकृतियां, गहरी कंदराएं, विशाल कच्छ, भूमिगत नदियां आदि यूरोप के एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे 480 किलोमीटर लंबे और 80 किलोमीटर चौड़े प्रदेश में पाई जाती है और एड्रियाटिक सागर का यह प्रदेश काष्ठ प्रदेश कहलाता है। इसीलिए विश्व में जहाँ कहीं भी ऐसी आकृतियां मिलती हैं उन्हें काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। अब हम जानेंगे भूमिगत जल के अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भूमिगत जल के अपरदन कार्य से बनने वाली स्थलाकृतियां। पहला है घोल रंध्र। चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है और चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाता है और उनमें असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को घोल रंध्र कहते हैं और विस्तृत छिद्रों को डोलाइन कहा जाता है। दूसरा है औकूट या लैपीज। जब चूना युक्त शैलों पर जल पड़ने से खड़ी संधियों का विलयन प्रारंभ हो जाता है तो चूना घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं जिनकी दीवारें सीधी होती हैं। ऐसी स्थलाकृतियां एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं। इन्हें औकूट या लेपीज कहा जाता है। जब ये घोल छिद्र चौड़े हो जाते हैं तो इन्हें डोलाइन कहते हैं। तीसरा है युवाला। जब कुंडों के माध्यम से धरातल का संपूर्ण जल भीतरी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है जिससे धरातलीय जल प्रवाह दिखाई देना बंद हो जाता है तो उनके स्थान पर भूमिगत जल प्रवाह की व्यवस्था विकसित होने लगती है। तब अनेक कुंड टूट टूट कर आपस में मिलने लग जाते हैं तो उससे एक विस्तृत गर्त का निर्माण होता है जिसे युवाला कहा जाता है।
चौथी स्थलाकृति है पोलजे या राजकुंड। कई ज्वाला मिलने से बहुत बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं। अत्यंत विशाल खाइयों का निर्माण हो जाता है। इन विस्तृत खाइयों को पोलजे कहते हैं। इनकी तली या फर्श समतल होते हैं और दीवारें खड़ी होती हैं। इनका निर्माण चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्र में नीचे की ओर भ्रंशित तथा अवलित भागों में घुलन क्रिया द्वारा होता है। ये विशाल आकार के कुंड कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र जो यूरोप में है, इसका सबसे बड़ा पोलजे लिवोनो पोलजे है, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 11 किलोमीटर पाई जाती है। पांचवी स्थलाकृति है कंदराया गुफा। भूमिगत जल द्वारा जो कंदराएं निर्मित होती हैं, वे घुलन क्रिया और अपघर्षण के कारण होती हैं। सबसे पहले घुलन क्रिया द्वारा सिंकहोल तथा गर्त बनते हैं। इन गर्तों की छतें यदि घुलनशील शैलों से बनी होती हैं तो वो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, और यदि कठोर शैलों से बनी होती हैं तो वो स्थायी रूप से बनी रहती हैं। धरातल के नीचे लंबे चौड़े खोखले भाग, जिन्हें कंदराया गुफा कहते हैं। चूने के प्रदेश में ऐसी कंदराएं 12 से 15 किलोमीटर लंबी और 3 से 5 किलोमीटर चौड़ी पाई जाती हैं। एड्रियाटिक तट पर दिनारिक आल्प्स में ऐसी गुफाओं की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। अगला है प्राकृतिक पुल। भूमिगत जल की घुलन क्रिया के कारण जो विस्तृत कंदराएं बनती हैं और इनमें जिनकी छत नीचे धंस जाती है और कुछ की छत जो अपने स्थान पर स्थिर रहती है, तो इन छतों में प्राकृतिक पुल बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का यूटाह राज्य का पुल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 7वां नंबर है विलय रंध्र, स्वालो होल्स। जल की प्रक्रिया के कारण भूमि के अंदर अदृश्य रूप से सैलों के जो परत साफ हो जाते हैं या घुल जाते हैं और भूमि के अंदर और भूमि के ऊपर बने गर्त भी बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे गर्तों में वर्षा का जल भर जाता है और बड़ी तेजी से विलीन भी हो जाता है। इन्हीं गर्तों को विलय रंध्र कहा जाता है। 8वां पॉइंट है अंधी घाटी। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग के बीच में आ जाते हैं तो पूरी नदी इन विलय रंध्रों में गिरकर गायब हो जाती है। इन विलय रंध्रों में गिरकर विलीन हो जाती है। ये विलुप्त जलधाराएं बाद में पाताली नदियों का रूप ले लेती हैं और अंदर ही अंदर बहती हुई सागरों तक पहुंच जाती हैं, और जो शेष शुष्क घाटी बचती है उसे कहते हैं अंधी घाटी। 9वीं स्थलाकृति है काष्ठ झीलें। चूने के प्रदेशों में अनेक काष्ठ झीलों का निर्माण भी अपरदनों के कारण होता है। फ्लोरिडा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ झलामुआ झील इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह झील सन 1871 में मात्र एक डोलाइन थी, जिसका अंदर के छिद्र के बंद हो जाने से 12 किलोमीटर लंबी तथा 6 किलोमीटर चौड़ी झील का निर्माण हो गया है। भूमिगत जल का परिवहन कार्य। भूमिगत जल का परिवहन कार्य बहुत कम होता है। ज्यों ही चट्टानों के टुकड़े जल में गिरते हैं, वे कुछ दूर तक गति कर पाते हैं। इसके बाद जल गति कम हो जाने पर वे नीचे बैठ जाते हैं, और जो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं
वे जल में घुल जाते हैं। इनका स्थलाकृतियों के सृजन में कोई योगदान नहीं होता है। अब हम जानेंगे भूमिगत जल का निक्षेपण कार्य। कंदराओं में जब जल प्रवेश करता है तब अधिकांश जल का वाष्पीकरण हो जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाती है, जल की घुलन शक्ति में कमी आ जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होने के कारण अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए जानते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूप। सबसे पहले इसमें है ग्रंथिकाएं। चूना, सिलिका, डोलोमाइट, लौह ऑक्साइड, इन सब की जमाव से गोल गोल कंकड़ों का निर्माण होता है। इन्हें कहते हैं ग्रंथिकाएं। अगला है जियोड। गोल आकृतियां, भूमिगत जल के निक्षेपण से जो गोल गोल आकृतियां बनती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, जो 2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक के व्यास की होती हैं। तो इन खोखली कोटरों को कहते हैं जियोड। अगली स्थलाकृति है स्टेलेक्टाइट या अच्युताश्म। कंदरा की छत से रिसता हुआ जल धीरे धीरे नीचे की ओर टपकता रहता है। इस जल में अनेक पदार्थ खुले रहते हैं। अधिक ताप के कारण वाष्पीकरण होने पर जल सूखने लगता है तथा कंदरा की छत पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है। इस निक्षेप की आकृति पतले स्तंभ के रूप में होती है, जो क्रमशः छत से फर्श की ओर विकसित होते हैं। इन्हें आकाशीय स्तंभ भी कहते हैं। निश्चुताश्म या स्टेलेग्माइट। कंदरा की छत से जल सीधे नीचे टपकने पर इसके फर्श पर निक्षेपण होता है। इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ती जाती है। यह नीचे मोटे तथा ऊपर नुकीले होते हैं। इन्हें स्टेलेग्माइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ। जब निरंतर निक्षेपण के फलस्वरूप स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बढ़ते हुए फर्श तथा छत से एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो अच्युताश्म और निश्चुताश्म जो फर्श से ऊपर की ओर और छत से नीचे की ओर जो पिलर्स बनते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से तो स्तंभों की रचना होती है। इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसवाद कंदरा में हजारों स्तंभ हैं। इस प्रकार के सहस्त्रधारा देहरादून में और नेपाल में पोखरा में भी इस तरह की भू आकृतियों को देखा जा सकता है। धन्यवाद।